हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल जंक्शन के एक और नई वीडियो में। तो बीएससी सेकेंड ईयर का जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो अपने चल रहा था उसका सेकंड लेक्चर है आज। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। न जाने कितनी ही बार यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो शेखावटी यूनिवर्सिटी हो चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो। कम से कम 5-6 बार ये पूछा गया है पिछले 10 वर्षों में। हीट कैपेसिटी और रिलेशन बिटवीन सीवी एंड सीवी। तो मैं आपको बताता हूँ सीपी एंड सीवी में रिलेशन और हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया था कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको बता दो डेफिनेशन पढ़ के फिर इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपके लिए बताऊंगा कि दैट रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज द 1 डिग्री टेम्परेचर फॉर डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनी मैटर। हिंदी वाले बच्चों के लिए कि किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा उसकी उष्माधारिता होती है या उसकी हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, कि मतलब कोई भी मेटल लेते हैं हम उसकी लेते हैं और उसको इतना टेम्परेचर देते हैं, इतना टेम्परेचर की इतनी हीट देते हैं या इतनी उष्मा देते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं कि उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, तो उसका वो उसकी हीट कैपेसिटी होती है, उष्माधारिता होती है। तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा उसके लिए सबसे पहले हेडिंग में अपने को डेफिनेशन लिखनी पड़ती है ताकि वहाँ पे दिखे, और दिखेगी तभी आपको नंबर मिलने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% ये क्वेश्चन आने का चांस है इस साल। तो आप इसको आराम से करिए और वीडियो को पूरा देखें। एक बार देखने के बाद आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ज़िंदगी भर के लिए आपको हीट कैपेसिटी समझ में आ जाएगी। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन आपने पढ़ ली कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो उस हीट चाहिए वो उसको हीट कैपेसिटी होती है। अब हीट कैपेसिटी आपको मैं बता दूं कि दो टाइप की होती है। हीट कैपेसिटी होती है जो एक तो सीवी होती है और दूसरी होती है सीपी। नाम तो आपने 12th में भी बहुत सुना होगा सीवी एंड सीपी का। सीवी होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलता है। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स कर देते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट करके हम जब हीट कैपेसिटी या उष्माधारिता निकालते हैं तो उसको सीवी बोलते हैं। और जब दाब को या प्रेशर को कांस्टेंट करके हम किसी गैस के लिए उष्माधारिता निकालते हैं तो उसको सीपी बोलते हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कि जो इससे फर्स्ट वाला वीडियो वो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि कैसे निकलता है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ और थोड़ा सा निकाल के बताता हूँ कि जो सीवी देखो। सबसे पहले हीट कैपेसिटी मैंने कहा, हीट कैपेसिटी डेफिनेशन क्या होगी कि चेंज इन 1 डिग्री हीट बढ़ाने के लिए जो ये होगा, देखो डेल टी। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी उष्मा दी जाती है, तो यहाँ पे मान लो कुछ उष्मा बदली और कितना डिग्री का टेम्परेचर का परिवर्तन है उसका डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री के लिए आ जाएगा। तो ये हीट कैपेसिटी होती है आपकी। अब आपको पता है हीट कैपेसिटी होती है, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालते हैं तो उसको सीवी बोलते हैं। तो सीवी का आपको पता है कि क्यूवी अपॉन डेल टी। क्यूवी अपॉन डेल टी होता है सीवी के लिए अगर अपन लिखेंगे। तो अब आपको बता दूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स या थर्मोडाइनमिक्स के पहले नियम के अनुसार क्या है कि देखो, जो उसमें फॉर्मूला था वो क्या था, क्यू इजक्वल टू डेल्टा ई आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किया गया कार्य। अब आपको पता है कि अगर वॉल्यूम फिक्स है यानी आयतन फिक्स है तो जो कार्य लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, पी डॉट डी वी प्लस डेल्टा ई इजक्वल टू क्यू। तो आपको पता है पी डॉट डी वी जीरो हो गया क्योंकि आयतन फिक्स है, तो ये पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी। तो क्या बचेगा, क्यू इजक्वल टू डेल ई, ये बचा। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर दो यहाँ पे, तो सीवी क्या आया, सीवी आएगा डेल्टा ई अपन डेल्टा टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1। और इसी टाइप से आपको मैं बता दूं पहले जो लेक्चर देखा है उसमें जरूर मिला होगा आपको कि सीपी का मैंने वहाँ पे निकाल के दिखाया था कि डेल्टा एच, यहाँ पे मैंने दिखाने वाला थोड़ा बड़ा पड़ने वाला है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो होता है कि एच बराबर ई प्लस पी वी। यस, ये तीन चीज़ें आपको पता है ना, तो आप ये सी पी प्लस सी वी और हीट कैपेसिटी कुछ भी आ जाए आप 100% उसको सोल्व कर जाओगे 1 मिनट में। मेरा एक आपको पूरी गारंटी देता हूँ उस चीज़ की। ठीक है, तो आपको करना क्या है अब ये हीट कैपेसिटी और जो भी था वो आ गया। अब अपने को निकालना है कि सी वी एंड सी पी में रिलेशन, सी वी एंड सी पी रिलेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी ए। ऐसे अगर आप इंग्लिश वाले लिखना चाहो तो पूरा ये होगा लाइन। ठीक है, हेडिंग। और हिंदी वाले लिखना चाहोगे तो सी वी और सी वी में संबंध, सी पी और सी वी में संबंध, सॉरी। तो अब अपने को करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस कर दो। देखो आपको एक चीज़ बता दूं उससे पहले में, जो सीपी होता है ना, सीपी वो ऑलवेज सीवी से बड़ा होता है। अगर कॉन्सेप्चुअली समझना चाहो तो आप समझ सकते हो कि सीवी में है ना केवल और केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखो कार्य तो जीरो हो गया, कार्य जीरो हो गया तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन जो सीपी निकालते हैं ना उसमें एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन बड़ा होता है, इसलिए अपन हमेशा ऐसे लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे तो सीपी माइनस सीवी लिखेंगे। अब सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी लिखेंगे ना अपन, तो अब आपको मैं बता दूं इक्वेशन नंबर 2 क्या है, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा ई अपॉन
डेल्टा टी। अभी तक आपको बहुत ही स्मूथली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब रिलेशन में तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि सी वी एंड सी वी का रिलेशन में हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको देते हैं। ये ऊपर वाला भूल जाओ, अलग मैटर था। अब यहाँ पे सी वी एंड सी पी के रिलेशन निकाले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप जैसा जानते हो, आपको मैं बता दूं कि H इक्वल टू क्या होता है। देखो हमने जो एक चीज़ निकाली थी कि H इक्वल टू ई प्लस पी वी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसको करना क्या है अपने को, कांस्टेंट जो एच पर ये होता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, सी पी है, सी पी है तो इसको पूरा यहाँ पे पी लिख देते हैं, क्योंकि ये पी कांस्टेंट पी पे निकला हुआ है और ये सी वी है तो यहाँ पे वी लिख देते हैं। तो अब इसका है ना, अगर हम अवकलन करते हैं डी टी के सापेक्ष में, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डी टी के सापेक्ष में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पे, तो इसको इस टाइप से लिखेंगे ना, देखो डी एच अपॉन डी टी, क्योंकि डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं, डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और कांस्टेंट क्या रखा है यहाँ पे हमने, प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर रख दिया। देखो इस टाइप से लिखा जाता है। कई बच्चों की समझ में नहीं आता है कि बाहर पी लिख दिया अंदर टी लिख दिया, क्या होना चाहिए। तो बता रहा हूँ आपको कि जो एंथैल्पी है, जो है एच है, उसका अवकलन कर रहे हैं डी के सापेक्ष या डी के रेस्पेक्ट में, उसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इसको क्या लिखेंगे, डी और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी के सापेक्ष रेस्पेक्ट में, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है, प्रेशर। अब अगर कांस्टेंट प्रेशर तो प्रेशर तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि जो अचर पद होता है, कांस्टेंट पद होता है, उसका अवकलन नहीं होता है, और फिर अंदर क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। ये केवल डिनोट करने के लिए होता है, यहाँ पे प्रेशर की कांस्टेंट प्रेशर पर कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर आपके लिए बन जाएगी 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 है तो डी एच अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट पी है, तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट कर देते हैं अपन, तो इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी आपके पास। तो 3 क्या आएगी, सी पी माइनस सी वी। देखो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा है। अगर कुछ भी समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना कितने टाइमिंग पे नहीं है, मैं उसका जरूर जवाब देने वाला हूँ आपको। तो इसका अपने डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी यहाँ पे लिखना है अपने को, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, डेल्टा ई अपॉन डी टी एस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर दिख रहा होगा आपको, प्लस पी डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, माइनस इसको अपन डेल्टा ई, इसको लिख रहा हूँ मैं डेल डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये इक्वेशन नंबर हम 3 दे देते हैं इसको। इक्वेशन नंबर 3 हमने निकाली, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये एक चीज़ पता लग गई ना तो आपका पूरा ये हो जाएगा। देखो इंटरनल एनर्जी जो होती है ना, इंटरनल एनर्जी ई, ठीक है, इंटरनल एनर्जी होती है वो फंक्शन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। देखो किसी भी चीज़ की इंटरनल जो आंतरिक ऊर्जा होती है ना, वो फलन होता है टेम्परेचर मतलब तापमान और वॉल्यूम का। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डायरेक्ट अवकलन करते हैं, तो अवकलन हो गया। अब ये अवकलन बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये आपके फर्स्ट ईयर में भी आया था। देखो डी का अवकलन कर रहे हैं तो पूरा इसका अवकलन होगा, तो डी ई ऐसा आएगा। अब अगर इस एक बार टी के सापेक्ष करते हैं तो टी के सापेक्ष करते हैं तो डी टी आ जाएगा नीचे, और टी के सापेक्ष किया तो वॉल्यूम यानी आयतन को कांस्टेंट रखा और यहाँ पे डी टी आ जाएगा, प्लस अब वॉल्यूम के सापेक्ष करते हैं, वॉल्यूम के सापेक्ष करते हैं तो नीचे वॉल्यूम आ जाएगा और यहाँ पे भी वॉल्यूम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा इस बार, टेम्परेचर। तो इक्वेशन नंबर 4 यहाँ से कुछ इस टाइप से आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 4 में देखो आप आपको एक चीज़ दिख रही होगी। इक्वेशन नंबर 4 में अपने को करना क्या है, इक्वेशन नंबर 4 में अपने को डी का डिवाइड कर देते हैं। तो डी का डिवाइड करते हैं वो भी किस पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। डी का डिवाइड करते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट प्रेशर पे इसलिए करें क्योंकि अपने को यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ से, तो अपन कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डी टी डिवाइड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया। पहली बार करेंगे तो डी टी से डी टी चला जाए तो केवल यही बचेगा, डी ई अपॉन डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डी टी का ड्यूटी के नीचे डिवाइड आएगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा डी ई अपॉन डी वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। क्योंकि ये तो पहले से लाइन थी और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी। अब अपने को क्या है कि इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं यहाँ से ही, ठीक है। डी ई अपॉन डी टी कांस्टेंट प्रेशर, तो ये इक्वेशन यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ कि कुछ कैसा बनने वाला है, ठीक है। तो अपने को अगर इक्वेशन नंबर 5 को पुट करते हैं 3 में, तो अपने आएगा सी पी माइनस सी वी जो आएगा ना, वो कुछ इस टाइप से आएगा, आपको पुट करके देख लेना। डी ई, ठीक है ना, डी ई अपॉन डी वी, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ आपको, टाइम वेस्ट किए ना, ठीक है। डी वी अपॉन
डी टी। आप पूरा पुट करके देख सकते हो, कुछ ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दिख रहा नहीं होगा आपको, प्लस पी डी वी एट डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो आप। अब आप एक चीज़ गौर करके देख सकते हो, इसमें आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ। देखो, डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और डी ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ें आपस में कट जाएगी। तो ये और ये तो भैया कट गए, तो इसको तो ऐसे काट दो, ठीक है। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बस यहीं पे ये क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। कि देखो, कांस्टेंट टेम्परेचर बाहर है, मतलब आयतन, सॉरी तापमान इसमें कांस्टेंट है। तो अगर तापमान इसमें कांस्टेंट है ना, तो जो गैस होती है उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होता है। मतलब आंतरिक ऊर्जा इसमें ऑलमोस्ट आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होगा, ठीक है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म जीरो होगा। तो ये पूरा टर्म अगर जीरो होगा तो इससे जीरो से मल्टीप्लाई कुछ होगा, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, ये तो ऑलमोस्ट रिजल्ट क्या आएगा अपने पास, जीरो आएगा। तो ये जो पूरा पद है ना, जो ये पूरी टर्म है, ये ऑल कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो अपने पास बचेगा क्या, सी पी माइनस सी वी, ठीक है। बचा क्या, पी डी वी अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये अपने पास बचा। अब इससे और इजी किया जा सकता है, कैसे, कि आपको पता है कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। एन आर टी क्या होता है, नोबल गैस इक्वेशन है या आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहाँ पे पी इधर रख लो, पी, तो पी आएगा एन आर टी अपॉन वी। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब इसको एन इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू आएगा आर टी अपॉन वी। अब आपको करना क्या है, ये देखो डी वी अपॉन डी टी है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो एक काम करो, आप वी को इधर ले जाओ और इसको आर टी अपॉन पी कर दो, ठीक है। अब डी वी अपॉन डी टी है, तो मतलब टी के सापेक्ष अवकलन किया गया है वी का, तो टी के सापेक्ष अवकलन करता है। तो देखो, डी टी के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, और डिफरेंशिएट इसके रेस्पेक्ट टू डी टी, ठीक है। तो डी टी के इसका करेंगे तो डी वी अपॉन डी टी, तो डी टी के सापेक्ष किया तो डी टी आ गया, रेस्पेक्ट में किया, और कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, ठीक है। तो ये आर और कांस्टेंट प्रेशर तो पी बार आ जाएगा, और अपने पास इधर क्या बचेगा, ठीक है ना, डी टी, टी के सापेक्ष करेंगे तो टी अपॉन डी टी, जो ऑलमोस्ट वन होता है, ठीक है। तो इधर बचेगा क्या अपने पास, आर अपॉन पी, ये बचा ना, क्योंकि एन तो एक हो गया, तो आर अपॉन पी बचा। तो आर अपॉन पी को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या बचा, सी पी माइनस सी वी, सॉरी सही तरीके से सी पी माइनस सी वी, सॉरी सी पी माइनस सी वी, ये पी है, आपको बता दो, थोड़ी गलती होगी लिखने में। तो पी डी वी अपॉन डी टी, ये है ना, ये इसको अपन लिख सकते हैं आर अपॉन पी। तो पी और इसको पूरे को हम लिखेंगे आर अपॉन पी, तो ये पी से पी चला जाएगा, तो सी पी माइनस सी वी जो बचेगा वो क्या बचेगा, आर। तो ये आपने 12th में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी कहीं ना कहीं देखा होगा, और ये सेकंड ईयर में आ रहा है, बस यहाँ पे इसका प्रूव आ रहा है। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, यहाँ पे हमने ये डिसाइड कर दिया, और इसे ही हम मेयर्स इक्वेशन बोलते हैं, मेयर्स इक्वेशन। तो आपको अगर समझ में आया बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैनल पे आपको बीएससी के सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आपके डाउट हो, नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही सुंदर नोट्स बनाए हुए हैं, तो आपको सारा कुछ मटेरियल यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं पे भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, खासकर यूनिवर्सिटी में साइंस के, उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी अगर आपके डाउट हो पूरे चैप्टर में तो आप उसको बता सकते हो। और मैं आपको एक बार समराइज करके पूरा ये बता देता हूँ रिलेशन। तो आपको एक बार लास्ट में समरी देख लेना, जरूर देखना। सबसे पहले हमने पढ़ा था हीट कैपेसिटी दैट रिक्वायर्ड हीट टू इंक्रीज द 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनी मैटर। किसी भी पदार्थ का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो उस मौसम में दी जाती है वो होती है हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है, एक सीपी होता है और एक सीवी होता है। थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, है ना। तो सीपी और सीवी होता है, सीपी होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी होता है, और सीवी होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। अब अपने को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्यू इक्वल टू होता है जो उसमें हीट देते हैं, जो एनर्जी देते हैं वो वर्क में चेंज होती है और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ये थर्मोडायनामिक्स
उसका फर्स्ट लॉ होता है, उसका वीडियो मैंने बना के आपके लिए डाल दिया है, ठीक है। तो इससे हम रिलेशन आएगा CP इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल टी और CP इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। अब अपने को करना क्या है कि CP जो हमेशा बड़ा होता है CV से, ठीक है, CP हमेशा बड़ा होता है CV, तो CP माइनस CV को लिखेंगे अपन जो इससे डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। फिर हमने क्या किया, जो H होता है वो इस टाइप से लिखा जा सकता है E प्लस PV, तो इसका हमने किया टेम्परेचर के सापेक्ष इसका या टेम्परेचर रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कुछ ये इक्वेशन है, इसको इसमें पुट करके ऐसे कुछ हमने पूरा मटेरियल सोल्व करने की कोशिश की। तो इस टाइप से ये कैलकुलेशन देखने में आपको हार्ड लग रही है लेकिन बहुत ही ईजी है। तो ये बस इतना सा है, और लास्ट में आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम के सापेक्ष या वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है फॉर गैस के लिए तो ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म कट जाएगी और लास्ट में अपने पास ये टर्म बचेगी। तो इससे हम PV इक्वल टू NRT से निकालेंगे, और जब B का अपन टेम्परेचर के सापेक्ष एट कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास अगर मोल 1 लेते हैं हम n की जगह 1 पुट करते हैं तो R अपॉन P बचेगा, R अपॉन P यहाँ पे पुट करते ही n P से P कट जाएगा और CP माइनस CV इक्वल टू R बचेगा, जो अपने पास फाइनल आंसर आएगा। इसे मेयर इक्वेशन बोलते हैं या रिलेशन बिटवीन CP एंड CV बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार यूनिवर्सिटीज में आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा PDF बना के, तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।